हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हरियाणा इलेक्शन नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए अत्यधिक संभावित प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला सवाल देख लेते हैं। सदन में किसी भी कार्य के संचालन से पूर्व आवश्यक न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। सवाल आप बहुत ध्यान से पढ़ना। सवाल को पढ़कर आपको लगा होगा कि बड़ा आसान सवाल है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप ऑप्शंस देखिए और कोशिश करिए इसका जवाब बताने की। पहला जो ऑप्शन है, सदन के पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। सदन के मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। और सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 8वां भाग। और सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि 1/10 जो है आपके सदन के सदस्यों की जरूरत होती है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि क्या उसमें पीठासीन अधिकारी भी उसका उन 1/10 का हिस्सा होता है या नहीं होता है। मतलब इसका यह है कि आपका जो लोकसभा या राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा है, और लोकसभा का जो स्पीकर है और जो है राज्यसभा का जो उपसभापति है, तो 1/10 में क्या वो भी जुड़े होते हैं या नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने ये सवाल आ जाता है। तो अब आप इसका जवाब कैसे करोगे, क्या जवाब हो सकता है। देखो, ये तो चीज़ है कि दो बी और सी तो हो नहीं सकते। ठीक है, बी और सी तो हो नहीं सकते, ए और बी में से आपने जवाब देना है। तो क्या जवाब हो सकता है बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका जो है आपका डी आंसर है, यानी कि जो स्पीकर है वो भी उसकी भी गिनती इसी के साथ होती है। तो इसका जो है आपका डी जवाब होगा, सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या। एक और सवाल देखते हैं जो अगला है। निम्नलिखित में से किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। नेशनल पार्टी, ठीक है, नेशनल पार्टी का दर्जा जो है उसका क्या क्राइटेरिया है, ये सवाल जो है पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है। वह दल जिसे 3 राज्यों में एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। वह दल जिसने 6 विभिन्न राज्यों में लोकसभा में 6 सीटें प्राप्त की हैं। वह दल जिसने लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है तथा लोकसभा में भी 4 सीटें प्राप्त की हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका वह दल जिसने 4 राज्यों में विधानसभा के आम चुनावों में प्रत्येक में 2 सीटें पर विजय प्राप्त की है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या जवाब हो सकता है। तो देखने में हमें इसका जवाब सी नज़र आ रहा है। ठीक है, सी आपका नज़र आ रहा है कि वह दल जिसने लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में सीटें प्राप्त की हों, ठीक है, और कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और लोकसभा में 4 सीटों पर विजय प्राप्त की हो। ठीक है, तो अभी जो है आपका जो आजकल जो ये क्राइटेरिया चला हुआ है, तो उसके लिए आपका इसका सी जवाब है और यही इसका ठीक जवाब है। ठीक है, नेशनल पार्टी का स्टेटस लेने के लिए इसका जो है ऑप्शन सी आएगा। तो उसके बाद अगला है आपका कि औचित्य प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द औचित्य प्रश्न का वर्णन करता है। तो 4 ऑप्शन है। तो एक बात देखते हैं। तो यह एक साधारण युक्ति है जिसे सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया में के सामान्य नियमों का अनुपालन नहीं करने पर अपनाया जाता है। ठीक है, आपने सुना है कभी औचित्य प्रश्न क्या होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यह एक संसदीय उपकरण है जिसका उपयोग 2 घंटे की समय सीमा के साथ अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सदन के सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर जिस पर पहले से ही चर्चा की जा चुकी हो की वस्तु स्थिति पर उत्तर को स्पष्ट करने हेतु किया जाता है। यह सदस्यों द्वारा उनके द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय को स्पष्ट करने हेतु उपयोग की जाने वाली असाधारण युक्ति है। तो जो आपका है औचित्य प्रश्न को इंग्लिश में पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप समझ सकते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। तो ये जो आपका है, जब सदन द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता तो सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता है। औचित्य प्रश्न को सदन के नियमों का या सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले संवैधानिक अनुच्छेदों की व्याख्या तथा परिवर्तन से संबंधित होना चाहिए। एक प्रश्न उठाया जाना चाहिए जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि इसका जवाब तो आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एक साधारण युक्ति है जिसे सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का अनुपालन नहीं करने पर अपनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है आपके हरियाणा इलेक्शन नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है पॉलिटी के क्वेश्चन है, हम इसलिए लाए हैं कि इलेक्शन नायब तहसीलदार के लिए आपका ये एग्जाम है। तो संसदीय उपकरण कंगारू और गिलोटिन निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित है? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या समापन प्रस्ताव। तो गिलोटिन जो होता है आपका, जब सदन का आखिरी दिन होता है ना, तो उस टाइम पर जो बचे हुए आपके मुद्दे होते हैं उस पर प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि समापन प्रस्ताव होता है आपका। तो इसका जो जवाब आएगा वो आपका डी जवाब आएगा। ठीक है, क्योंकि चर्चा करने का टाइम नहीं मिला हुआ है तो आखिर में जो है उन प्रस्तावों को लाया जाता है, गिलोटिन या कंगारू बोला जाता है। इसका आपका डी जवाब होता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो आपका प्रोटेम स्पीकर है उसको जो है कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सेवा मुक्त होने पर अध्यक्ष द्वारा, बहुमत द्वारा, बहुमत प्राप्त दल द्वारा मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चार ऑप्शन है इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अगर हम नियुक्ति की बात करें तो प्रेसिडेंट करता है। बाकी जो आपका जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसमें जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें किसी एक को चुना जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब आएगा आपका ये डी, डी जवाब आएगा। ठीक है, डी जवाब आएगा, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर जो है आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है और ये उस थोड़े से टाइम के लिए बनाया जाता है, शपथ कराने तक। इसके बाद जो स्पीकर आता है वो उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, यानी कि शपथ कराने तक जो है जो भी आपकी नई लोकसभा चुनकर आती है, जो भी आपकी नई लोकसभा चुनकर आती है उसमें से किसी एक सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है, वो सबकी शपथ कराता है। उसके बाद फिर जो है नए स्पीकर का चुनाव होता है। ठीक है, क्योंकि जो नए आपके सदस्य चुनकर आते हैं तो उन्हें शपथ लेनी जरूरी होती है कार्यवाही शुरू करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? ठीक है, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है और इसका जवाब देख लेते हैं। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद और उच्चतम न्यायालय के आपके 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से मिलकर गठित कॉलेजियम। तो ये जो है आपका जो ये अवर न्यायाधीश है, अभी जैसा आपको पता है कि 34 हो चुके हैं इस वक्त अभी, तो संसद ये कर सकती है, और भी बढ़ाना चाहे तो संसद कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य विशेष में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्णय किया जाता है? आरक्षण के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन है परिसीमन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। और तो इसके जो है ऑप्शन देखिए, बताइए कि कौन करता है कि निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्णय। ठीक है, तो किसके? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं टेस्ट प्रैक्टिस के लिए इसलिए सभी से बार बार कहता हूँ कि हमेशा जो है जब भी आप क्वेश्चन करने जाते हो तो आपका एक अलग तरीके से माइंड सेट काम करता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिलेवेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर भले ही आपको इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है लेकिन अब आपको पता चल गया तो आप इसको याद कर लो कि दोबारा से फिर से आपको सवाल मिले, इस तरीके का सवाल मिले तो आपसे ठीक हो जाए। तो इसका जवाब परिसीमन आयोग है, इसका जवाब ए आएगा। परिसीमन आयोग जो है इसका एग्जाम्पल है। तो परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है परिसीमन आयोग। तो ये काम परिसीमन आयोग का है, इसका जवाब ए आएगा। विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उदारवादी दलों का उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं ऑप्शन देख लेता हूँ क्या जवाब है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका, ऐसे दल जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है। ठीक है, तो ये उदारवादी है और जो है बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना, मैंने इसका जवाब बता दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पर है। चुनावों के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए प्राय निम्नलिखित में से सुर्खियों में रहता है क्यों? ठीक है, क्योंकि हम इलेक्शन नायब तहसीलदार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक सवाल आपका इलेक्शन पे लेकर आए हैं।
तो बताइए क्या जवाब हो सकता है। एग्जिट पोल के चुनाव संचालन और उनके परिणामों का प्रसार, धर्म के आधार पर वोट की मांग, पेड न्यूज की संलिप्तता, नागरिकों के विभिन्न वर्गों के मध्य द्वेष या घृणा को बढ़ावा देना। तो इसका जो जवाब है आपका, वो जवाब आएगा आपका एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों का प्रसार, यानी कि इसका ए जवाब आएगा, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप याद कर लो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है। तो मनी बिल के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जो आपका मनी बिल है वो आपका आर्टिकल 110 में है। तो मनी बिल में इन 4 ऑप्शन है और इसका जो है आपका डी जवाब है, क्योंकि आपको पता है कोई बिल अगर मनी बिल है उसका फैसला जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि स्पीकर करता है। तो हमने गलत बताना है यहाँ पर कौन सा गलत है, यानी कि डी आपका ऑप्शन गलत है। अगला आपका राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे स्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका को बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। स्थायी कार्यपालिका पर सवाल पूछा गया है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति। तो इनका कार्यकाल तो जो है आपका 4-5 मतलब 5-5 साल का होता है। तो स्थायी कार्यपालिका आपको नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को कहा जा सकता है। तो इसका आपका जवाब आएगा डी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक्सपेक्टेड है। बाकी हमारे टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम भी हमने शुरू करा दिया है इस एग्ज़ाम के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम भी चले हुए हैं। तो जो भी आपकी ज़रूरत है, जैसी आपकी सहूलियत है, आप हमारी वेबसाइट पर kushmanda.com पर या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, जो भी आप जानना चाहो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।